हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। आज हमें पता चलेगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे हम एक प्लेन ले लिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हम एक स्क्वायर ले लिए। इसको बोल दिया हमने ए, इसको बोल दिया हमने बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। और इसका जो साइड है हम वो ए ले लिए, इसका साइड हम ए ले लिए। अगर किसी 10th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि बच्चों बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो बच्चा कहेगा सर इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। और यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए, एक 12th क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि बच्चों बताओ एरिया क्या होगा, तो बच्चा कहेगा सर एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी। ए बी हमारा ए है, बी सी भी ए है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन थीटा लेते हैं। साइन, इन दोनों के बीच का एंगल ए बी और बी सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से एरिया बराबर निकल के आ गया ए स्क्वायर। यहाँ से एरिया निकल के आ गया ए स्क्वायर। अब एरिया का तो डायरेक्शन भी होता है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो जिस प्लेन का हम एरिया निकालेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा। उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा या अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा। दोनों ही डायरेक्शन अलाउड है, दोनों ले सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन या तो जेड की तरफ बाहर जाता हुआ होगा या जेड की तरफ अंदर जाता हुआ होगा। इसको हमने बोल दिया कि या तो इसका डायरेक्शन के कैफ होगा या फिर इसका डायरेक्शन ए स्क्वायर माइनस के कैफ होगा। दोनों ही सही है, या तो इसका डायरेक्शन के कैफ होगा या फिर माइनस के कैफ होगा। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सरफेस या फिर ए प्लेन सरफेस, टू ए प्लेन सरफेस। जिस सरफेस का हम एरिया वेक्टर निकालेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे फिर हम बना लिए एक एक्स वाई जेड प्लेन। इसको हमने बोल दिया एक्स वाई और जेड। यहाँ पे इस बार हम एक रेक्टेंगल बना लिए। इसको हमने बोल दिया एल, इसको हमने बोल दिया बी। तो बच्चों बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। फॉर्मूला तो वही रहने वाला, फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, बस इसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाएगा। तो अगर बात करें इसके डायरेक्शन की, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस प्लेन के, इस रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर होगा। इसका डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगा प्लस वाई की तरफ, या नीचे की तरफ होगा माइनस वाई की तरफ। अगर ऊपर की तरफ होगा प्लस वाई की तरफ तो इसको लिखेंगे हम जे कैफ, और अगर नीचे की तरफ होगा तो इसको लिखेंगे हम माइनस जे कैफ, माइनस जे कैफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हमने बोल दिया एक्स, इसको हम इस बार वाई बोल देते हैं, इसको हम इस बार जेड बोल देते हैं। यहाँ पे हम एक सर्किल बना लेते हैं।
और इस सर्किल का रेडियस हम r ले लेते हैं। तो अब बच्चों बताओ इसका एरिया किधर क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया बराबर क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ प्लस जेड की तरफ होगा या नीचे होगा माइनस जेड की तरफ। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एरिया जो होगा वो या तो प्लस जेड की तरफ होगा या फिर माइनस जेड की तरफ होगा। अगर प्लस जेड की तरफ होगा तो इसको लिखेंगे हम के कैफ, या फिर और इसका एरिया या फिर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैफ। अगर नीचे की तरफ होगा तो माइनस के कैफ होगा। क्लियर है, नोट करें इसको। नोट कर लिए बच्चों, मिटा दें। तो अब तक जो हमने बात की एरिया वेक्टर की वो 2D के बारे में बात किया हमने। अब तक जो हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे वो 2D के बारे में बात कर रहे थे। अब तक जो हम एरिया वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे, वो 2D सरफेस के बारे में बात कर रहे थे, 2D सरफेस के बारे में बात कर रहे थे। और 2D सरफेस को फिजिक्स में बोलते हैं ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। 2D सरफेस को फिजिक्स में ओपन सरफेस बोलते हैं। और अगर बात करें इसके डायरेक्शन की, इसके डायरेक्शन की, तो इसका बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट। इसका दोनों ही डायरेक्शन करेक्ट होगा, सही होगा। मतलब जिस प्लेन का हम एरिया वेक्टर निकालेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर आता हुआ डायरेक्शन होगा या फिर उस प्लेन के तरफ जाता हुआ डायरेक्शन होगा। दोनों ही डायरेक्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं 3D सरफेस की। ठीक है, मिटा दें इसको। अब बात करेंगे हम लोग 3D सरफेस की। सरफेस की। तो 3D सरफेस को बच्चों फिजिक्स में बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो 3D सरफेस या क्लोज्ड सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आइए इसको भी देखते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा। मान लो यहाँ पे हम एक क्यूब बनाया, एक क्यूब बनाया हमने, एक हमने यहाँ पे एक क्यूब बनाया, इसको बोल दिया हमने फेस 1, इसको बोल दिया हम फेस 2, इसको बोल दिया हम फेस 3, इसको बोल दिया हम फेस 4। आगे वाले फेस को हमने बोल दिया फेस 5 और पीछे वाले फेस को हमने बोल दिया फेस 6। तो कितना फेस होता है एक क्यूब में, 6 फेस होता है, 6 फेस। इसको बोला फेस 1, इसको बोला फेस 2, इसको बोला फेस 3, इसको बोला फेस 4, सामने वाले को फेस 5, पीछे वाले को फेस 6। तो अगर हम बात करें फेस 1 की, तो इसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन एक अंदर की तरफ होगा और एक बाहर की तरफ होगा। लेकिन 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ बाहर की तरफ अलाउड होगा। 3D फिगर में या 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ बाहर की तरफ होगा। अगर हम बात करें सेकेंड सरफेस की, इसकी, तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा बाहर की तरफ। अगर हम बात करें थर्ड सरफेस की, इसकी, तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। अगर इसकी बात करें तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो लिख लो बच्चों इसको, इन 3D सरफेस, इन
3D surface, in 3D surface the direction of area vector is considered only outward direction. अगर हम बात करें 3D सरफेस की, तो 3D सरफेस में का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन अलाउड नहीं है। 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ बाहर की तरफ अलाउड है, वो सिर्फ बाहर की तरफ अलाउड है। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लिया, मान लो ऐसे। हमने बोला कि बताओ बच्चों इस फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, बाहर की तरफ। अगर बात करें इस फेस की, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, बाहर की तरफ। और अगर बात करें कर्व्ड फेस की, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। या इधर से बात करें कर्व सरफेस की, इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, बाहर की तरफ। मतलब ये है कि किसी भी 3D सरफेस का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन अलाउड नहीं है। क्लियर है, नोट करें इसको। अगर हम बात करें किसी स्फीयर की, अगर इसी तरफ बात कर ला हम एक स्फीयर की, हमने यहाँ एक स्फीयर बना लिया, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, बाहर की तरफ। अगर इधर बात करें तो इधर भी इधर होगा, बाहर की तरफ, सब सेंटर से पास करेगा। इसके एरिया वेक्टर का इधर की बात करें तो इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इधर होगा। अगर यहाँ की बात करें तो इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, बाहर की तरफ। जिधर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकाले सब जगह बाहर की तरफ होगा। क्लियर है, नोट करें इसको। नोट कर लिए, मिटा दें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी खूबसूरत सा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हम फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है? किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, लिखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines, the number of electric field lines passing through perpendicular to a surface या perpendicular to a plane surface is called electric flux.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी प्लेन के किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आइए समझते हैं इसको। मान लो हमने यहाँ पे एक बना लिया एक सरफेस, ठीक है, यहाँ पे हम बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इस प्लेन के अंदर से 2 फील्ड लाइंस पास कर रही है। कितना फील्ड लाइन पास कर रही है? 2 फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 होगा। इसका फ्लक्स कितना होगा? 2 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हम एक सरफेस लिया हमने ऐसे फिर से, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है? 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बता रहा है। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। तो इसमें फील्ड लाइंस पास पास है, इसमें थोड़ा दूर था, इसमें ज़्यादा पास पास है, तो इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी, और जितना फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड का वैल्यू होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, जितना फील्ड लाइन इसके अंदर से पास करेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। फील्ड लाइंस कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, मान लो इस बार हम इसका एरिया बढ़ा दिए, इस सरफेस का अगर हम एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा? फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, एक 2 3 4 5 और एक बना देते हैं। तो कितना फील्ड लाइंस पास कर रही है? इससे 6 फील्ड लाइन पास कर रही है, तो इसका फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सारा का सारा फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर आ गया, इस सरफेस के अंदर से पास कर रहा है, और जितना फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर से पास कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर किसी सरफेस के एरिया को बढ़ा दिया जाए, किसी सरफेस के एरिया को बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर से ज़्यादा फील्ड लाइंस भी ज़्यादा पास करने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा पास करती है, और जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। तो हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया बढ़ेगा तो उस केस में भी फील्ड लाइन से ज़्यादा गुजरेगा, उसके अंदर से ज़्यादा पास करेगा, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। नोट करें, इसको नोट करें, छाप लें।
नोट कर लिए, छाप लिए। अच्छा बच्चों ये जो बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एरिया पर भी डिपेंडेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं ई ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डॉट के लिए कॉस थीटा लेते हैं। नोट करें इसको, नोट कर लिए, मिटा दें। अच्छा तो ये फार्मूला कैसे आया, आइए इसको भी देखते हैं। मान लो हमने यहाँ से फिर से एक सरफेस ले लिया, यहाँ पे हम फिर से एक सरफेस ले लिए और इस सरफेस से परपेंडिकुलर हम एरिया ले लिए, एरिया वेक्टर ले लिए। अच्छा इस बार ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन से परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर। इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि ये परपेंडिकुलर होते हुए नहीं जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस एरिया से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार एरिया से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मेरा सवाल ये है कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा थीटा वाले साइड का कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और एक ये कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, ई साइन थीटा की वजह से होगा या फिर ई कॉस थीटा की वजह से होगा, ई साइन थीटा की वजह से होगा या ई कॉस थीटा की वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो प्लेन के या सरफेस के परपेंडिकुलर हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो वही कंपोनेंट लेना है। तो एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एरिया ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट, कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मान लो हम यहाँ पे एक, मान लो यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया और इस सर्किल से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है और इस एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस थीटा डिग्री पर है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक होगा ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किस कंपोनेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का के उस कंपोनेंट को लेना है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो वही कंपोनेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मिटा दें। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, ये जो थीटा होता है, ये थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होता है।
ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। कभी इधर से मत ले लेना इसका एंगल। ये जो थीटा का वैल्यू होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा, याद रखना। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पे हम फिर एक सर्किल बना लिए है ना, और इस सर्किल का रेडियस हम r ले लिए, ठीक। और ये इस सर्किल से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बना दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर से मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ई साइन थीटा, एक होगा ई कॉस थीटा। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए कॉस 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सर्किल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, जो कि हो गया बिल्कुल गलत। गलत क्यों हुआ बच्चों, मैं बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये जो एंगल होता है, थीटा का जो एंगल होता है, वो हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ये वाला एंगल लेना है। यहाँ 30 दिया हुआ, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा ई ए कॉस 60 डिग्री, ई ए कॉस 60 डिग्री। ई पाई आर स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा ई पाई आर स्क्वायर बाय 2। नोट करना इसको। तो हमेशा याद रखना, ये जो एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। नोट कर लें इसको। छाप लिए, मिटा दे। आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्यूब ले लिए, इसका साइड हमने बोल दिया ए, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, इसको हमने बोल दिया फेस 1, इसको बोल दिया फेस 2, इसको बोल दिया फेस 3, इसको बोल दिया फेस 4। तो हमारा सवाल ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, सभी फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फाई 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फोर्थ फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फिफ्थ फेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ फेस। Also find electric flux through हॉल सरफेस या फिर हॉल क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमको फर्स्ट सरफेस के द्वारा वजह से, सेकंड सरफेस की वजह से, थर्ड सरफेस की वजह से, फोर्थ सरफेस की वजह से, फिफ्थ सरफेस की वजह से, सिक्स्थ सरफेस की वजह से।
और हॉल क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालना है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्रू फर्स्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस बराबर होगा ई ए कॉस, अच्छा कॉस, मान लो कि एक मिनट, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल दिए ई नॉट आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना। तो बच्चों ये बताओ कि अगर हम बात करें फेस फर्स्ट की, तो इसके दो वजह से जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो कॉस 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? डायरेक्शन अगर सेम रहता तो 0 डिग्री का एंगल बनता, डायरेक्शन अपोजिट है तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 180 का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू क्या है? ई नॉट ए स्क्वायर 180 -1। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेज बराबर निकल के आएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड फेज, अगर हम बात करें इस फेज की, सेकंड फेज की, इस फेज की अगर बात करें, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा? तो अगर हम बात करें इसके वजह से जो इसके सेकेंड फेज की वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेज बराबर होगा ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेज बराबर क्या होगा? 0। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड फेज बराबर ई ए कॉस, थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फिर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड फेज बराबर भी 0। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फोर्थ फेज की, इस फेज की बात करें अगर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, सेम डायरेक्शन में है। तो इसका क्या होगा? ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर। अगर हम बात करें फिफ्थ फेज की, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फिफ्थ फेज एंड फिफ्थ फेज की, तो बाहर की तरफ की बात करें तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, फिर से कॉस 90 डिग्री बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0। अगर फेज 6 की बात करें तो फेज 6 बराबर भी होगा ई ए कॉस 90 डिग्री होगा। पीछे वाले सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो एंगल बना 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 0। अगर हम बात करें टोटल फ्लक्स की, फ्लक्स थ्रू हॉल सरफेस की, टोटल फ्लक्स की, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सभी फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट फेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी तरह थ्रू सिक्स्थ फेज। जब सबको आपस में जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेज बराबर ई नॉट माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, सेकेंड फेज की वजह से 0, थर्ड फेज की वजह से 0, फोर्थ फेज की वजह से ई नॉट
ए स्क्वायर, 5th फेस की वजह से 0, 6th फेस की वजह से 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों बताओ माइनस ई नॉट ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ई नॉट ए स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, दोनों 0 तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नोट कर लें इसको। नोट कर लिए, मिटा दें। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा इस बार हम यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिए, यहाँ पे हमने लिया एक सिलेंडर, इसको बोल दिया हम फेस फर्स्ट, इसको बोल दिया हम फेस सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे पूरा इस रीजन में पूरा इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बिखरा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक से डायरेक्ट प्लस एक से डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमने ले लिया ई नॉट आई कैफ। आई कैफ का मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट फेस की वजह से निकालना है, सेकेंड फेस की वजह से निकालना है, और इस कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस की, तो फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल बना 180 डिग्री, ई ए कॉस 180 डिग्री 180 डिग्री। तो बराबर क्या होगा, ई नॉट, अच्छा इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 180 का वैल्यू -1, तो 1 बराबर निकल के आएगा माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अच्छा है, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस बराबर क्या होगा, सेकेंड सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, तो एंगल बना 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, ई नॉट का ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया वेक्टर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस बराबर होगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस की, तो क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो एंगल बना 90 डिग्री, तो होगा ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस बराबर होगा 0। नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको, नोट कर लिए, मिटा दें। एक और सवाल कर लेते हैं, आखिरी सवाल।
इस बार हमने एक क्यूब ले लिया, मान लो कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे हमने एक क्यूब ले लिया। और इस रीजन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है प्लस x की तरफ, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है इस रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया इस बार E नॉट x आई कैफ। इधर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना। चलो इसको रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक। और इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया x बराबर a, और इसको हमने बोल दिया a, ठीक है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सभी फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड फेस, फ्लक्स थ्रू फोर्थ फेस, फ्लक्स थ्रू फिफ्थ फेस, फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ फेस, and also find flux through whole surface, total electric flux। तो बताओ बच्चों क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हमने बोल दिया फेस 1, इसको बोल दिया फेस 2, इसको बोल दिया फेस 3, इसको बोल दिया फेस 4, बाहर वाले को बोल दिया फेस 5, अंदर पीछे वाले को बोल दिया फेस 6। अगर हम बात करें इस फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस बराबर होगा E cos 180 डिग्री। E की वैल्यू है E नॉट x a स्क्वायर -1। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा E नॉट माइनस E नॉट a क्यूब, माइनस E नॉट a क्यूब। x का वैल्यू क्या है, a दी है, x का वैल्यू क्या है, a है, तो a स्क्वायर इंटू a बराबर हो जाएगा a क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस बराबर होगा माइनस E नॉट a क्यूब। अगर बात करें फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेस की बराबर होगा E a cos। अच्छा बताओ बच्चों, इसके वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल बना 90 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। तो फ्लक्स होगा 0, फ्लक्स हो जाएगा 0। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड फेस की, तो थर्ड फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E a cos। थर्ड फेस की वजह से, इस फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस फेस की वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल फिर से बना 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फोर्थ फेस बराबर होगा E a cos। इस फेस की बात करेगा तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम, तो एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E नॉट x a स्क्वायर, E नॉट x a स्क्वायर। इस बार बच्चों ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू a था, जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। यहाँ तक के लिए x का वैल्यू a था, अब यहाँ से यहाँ के लिए भी a हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ के लिए x का वैल्यू 2a हो जाएगा। तो E नॉट 2a इंटू a स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फोर्थ फेस निकल के आएगा E नॉट 2E नॉट
ए क्यूब। अच्छा, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा फिफ्थ फेज की तो 0 होगा ई ए कॉस 90 डिग्री। फिफ्थ फेज की बात करें तो बाहर वाला फेज, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल बनेगा 90 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। एंगल बनेगा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है, अगर बात करें फेज 6 की तो इसका भी होगा ई ए कॉस 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एंगल बनेगा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा होल क्यूब क्या होगा? 5 टोटल बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फर्स्ट फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा सेकेंड फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा थर्ड फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फोर्थ फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फिफ्थ फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा सिक्स्थ फेज। सभी को आपस में जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फर्स्ट फेज है माइनस ई नॉट ए क्यूब प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा सेकेंड फेज 0, थर्ड फेज भी 0, फिफ्थ फेज भी 0, सिक्स फेज भी 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फोर्थ फेज। फोर्थ फेज क्या है? 2 ई नॉट ए क्यूब। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा ई नॉट ए क्यूब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या हॉल क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा हॉल क्यूब निकल के आएगा ई नॉट ए क्यूब। नोट कर ले बच्चों, इसको छाप ले। छाप लिए, मिटा दे। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गॉस लॉ। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, और गॉस लॉ भी उसी पे डिपेंडेंट है। तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया और इसके बीच में, इसके सेंटर पे हमने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज। इसके सेंटर पे हमने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज और इस सेंटर से इसका रेडियस मान लो r है। इसका रेडियस r है। ये क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर 3D सरफेस विच इज कॉल्ड क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस जो एक क्लोज्ड सरफेस है। हमने एक स्फीयर ले लिया, क्लोज्ड सरफेस लिया, इसके सेंटर पे हमने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज और इसका रेडियस हम r मान लिए। तो बच्चों इसका बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? जिस तरह से हम लोग क्यूब के लिए इच फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, 6 फेस होता है, 6 फेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले और सबको आपस में जोड़ दिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब का निकल के आ गया। उसी तरह इसमें भी एक छोटा सा एरिया काट लेंगे, उस छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकाल लेंगे। अब उस छोटे छोटे फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे तो इस सरफेस का या फिर इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। जिस तरह से हम लोग क्यूब के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फर्स्ट फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा सेकेंड फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा थर्ड फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फोर्थ फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा फिफ्थ फेज प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रा सिक्स्थ फेज। अलग अलग एरिया, अलग अलग फ्लक्स निकाल लिए, सबको आपस में जोड़ दिए तो टोटल फ्लक्स आ गया। उसी तरह इसमें भी छोटा सा एरिया काट लेंगे, उस एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकाल लेंगे और उस फ्लक्स को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा स्फीयर का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? ई डॉट ए, यानी कि फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा।
ये तो होता है। अब क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने के लिए हम छोटा सा एरिया काट लेंगे। मान लो हम छोटा सा एरिया काट लिए यहाँ पे ऐसे, और इस छोटा सा एरिया का नाम हम दे दिए DA। छोटा सा एरिया काट लिए हम DA, ठीक है। अब DA का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इस छोटे से एरिया का डायरेक्शन हम इधर ले लिए, बाहर की तरफ। अच्छा ये बताओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है किसी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज से r डिस्टेंस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, Q बाय R स्क्वायर। तो अगर हम बात करें इस छोटे से फ्लक्स के छोटे से एरिया के फ्लक्स की, तो छोटे से एरिया का छोटा सा फ्लक्स होगा d फाई बराबर होगा E DA cos 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा EDA। अच्छा, अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया काट लें, तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया काट लें तो इसी r डिस्टेंस पे, तो इसके वजह से भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा DA। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो d फाई बराबर होगा EDA cos 0 डिग्री बराबर EDA। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट काट ले, अगर यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया काट ले, तो यहाँ पे छोटा सा एरिया काट ले, तो ये भी r डिस्टेंस पे है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा DA, बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो फिर होगा d फाई बराबर EDA cos 0 डिग्री बराबर EDA होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे काट ले तो वही होगा, यहाँ पे भी काट लेंगे तो उसी तरह EDA निकल के आएगा, यहाँ पे भी काट लेंगे वही, यहाँ पे भी काट लेंगे वही। तो हर जगह हमने देखा ये जो d फाई है हर जगह बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इस d फाई को, ये जो d फाई है मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सभी को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स बराबर निकल के आएगा। टोटल फ्लक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। सभी फ्लक्स को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह समान है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा DA, और इसका इंटीग्रेशन DA का इंटीग्रेशन होता है A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हॉल सरफेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर निकल के आएगा EA। क्या निकल के आएगा, EA। अच्छा, अब जरा इसका फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, तो फ्लक्स बराबर E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई R स्क्वायर। स्फीयर का एरिया बराबर 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। अब फाइनली जो फ्लक्स निकल के आया, फ्लक्स थ्रू स्फीयर
निकल के आया, वो आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना फ्लक्स निकल के आया बच्चों? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग गाउस लॉ भी बोलते हैं, गाउस लॉ। तो यही हमारा गाउस लॉ कहलाता है। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। आज यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को।